एंजल जेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मोहनजोदाड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मोहनजोदाड़ो की बात कर रही है तो क्या मिला था? महान स्नानागार, बहुत बड़े बड़े स्नानागार मिले थे। आगे देखिए, ख्रीज खा निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ख्रीज खा किस राजवंश से? सैयद वंश के संस्थापक है ख्रीज खा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? तो बतानी है कब की गई थी? 1600 ईस्वी में। कब की गई थी? 1600 ईस्वी में। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया था? रुपया बताना है तो बताइए। शेरशाह सूरी रुपए का सिक्का प्रथम बार डाला गया था। धारा के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज बता रहा है किससे संबंधित थे? तो परमार वंश से। किससे? परमार वंश से। किसने इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए संगठित किया है? तो आईएनए बताना है आपको। सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो रामास्वामी नायकर ने। किसने शुरू किया? स्वाभिमान आंदोलन रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों से मुकाबला किया था? तो बताना है किसको? तुलाराम को। किस क्षेत्र में किया था? तो ये आप थोड़ा बताइए किस में किया था, फटाफट बताइए। इसका आंसर फटाफट दीजिए आप लोग। क्या होगा? नारनौल रेवाड़ी में किया था। कहाँ किया था? नारनौल रेवाड़ी। तुलाराम ने कहाँ से किया था स्वाधीनता में? नारनौल रेवाड़ी से अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो बताइएगा, लखनऊ से किसने किया था? लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने। अच्छा ये बताइएगा, फिर जगदीशपुर से किसने किया था? कुंवर नारायण सिंह ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, या किसने कहा है? तो बताइए फटाफट, किसने कहा यह बात? महात्मा गांधी ने कहा है। कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखा गया है? कौन सी पुस्तक है? कलाम ए नैरंग। बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? तो सैयद गुलाम भीख के द्वारा लिखा गया। किसने लिखा है? सैयद गुलाम भीख ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बताना है आपको। तो बुध शुक्र पृथ्वी। तो सुना होगा, तो कौन होगा? बी होगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, तो ये बुध सबसे निकट है। बुध के बाद शुक्र आता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पे डोडा बेट्टा चोटी है? आपको डोडा बेट्टा चोटी बताना है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी पहाड़ियाँ। कार्डमम सबसे दक्षिण की चोटी है। आगे बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताना है। तो कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, दिल्ली भी बड़ा है, चंडीगढ़ भी बड़ा, लक्षद्वीप सबसे छोटा है। सबसे बड़ा तो अंडमान निकोबार है। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? कह रहे पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला दिखाई देता। कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। आगे देखिए, नदी डाल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नदियाँ गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। उसका स्थानीय नाम सुइस है। यह एक अंध प्रजाति है। उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। डाल्फिन साफ पानी में पाई जाती है। बिल्कुल, इसका स्थानीय नाम सुइस है, याद रखिएगा। डाल्फिन का स्थानीय नाम क्या है? सुइस है। यह अंध प्रजाति है। ये सभी इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। जजमानी प्रणाली ग्रामीण की रीढ़ की हड्डी है। किसकी है? तो जजमानी प्रणाली बताना अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश का। ठीक है, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना पता है? कह रहे की परत है। तो निजी 7वीं योजना आपको बताना है। तो ये 3 की परत है। किसकी है? 3 परत की है ना। किसकी है? 3 परत की है। आगे, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? नासिक में है। कहाँ है? नासिक में है। आगे, मनरेगा का विस्तारित रूप आपको बताना है। तो महात्मा गांधी नेशनल। देखिए यहाँ पे न्यू ये गलत है, सॉरी ये भी गलत है, नेशनल भी। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। एम्प्लॉय नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, याद रखिएगा।
सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए। इसमें सबसे गंभीर सामाजिक समस्या क्या है आपको बताना है। गरीबी सबसे है, ठीक है, बेरोजगारी तो कम, गरीबी सबसे ज़्यादा है। आगे वित्त आयोग, देखिए वित्त आयोग आपको बताना है कि क्या है। देखिए पंचवर्षीय योजना बनाता है, नहीं पंचवर्षीय योजना वित्त आयोग तो बिल्कुल नहीं बनाता। मौद्रिक नीति तैयार करता है, ये भी नहीं करता। केंद्र सरकार कर्मचारियों का वेतन में संशोधन करता है, ये भी नहीं करता। केंद्र और राज्यों की भी संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय करता है वित्त आयोग। केंद्र राज्यों के संसाधन का जो बंटवारा होता है वित्त आयोग वो करता है। राजस्व का, वित्त मतलब पैसा या राजस्व, तो संसाधनों का बंटवारा करता है। आगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय का बात कर रहे हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय कानून देश में सभी न्यायालयों में बाध्यकारी है, तो इसकी बात बतानी है आपको। तो 141 है राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख है, बताना है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रमुख। तो कार्यकारी प्रमुख बताना है आपको, तो बी हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। कार्यकारी का प्रमुख राज्यपाल हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति केंद्र में होता है वैसे राज्यपाल राज्य में होता है। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने के पास किसके पास शक्ति है? मौलिक अधिकारों की बताना है तो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को वो निलंबित कर सकता है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी किसी भी की न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। आगे देखिए कोरियोलिस बल अधिकतम कहाँ होता है बताइए? भूमध्य रेखा पे, ध्रुवों पे, कर्क रेखा पे, ध्रुवों पे अधिक होता है। किस पे? ध्रुवों पे अधिक होता है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है बताइएगा? ये कौन से नियम है? न्यूटन का प्रथम नियम है। पहले तो आगे झुको, बाद में पीछे, पहले आगे झुको, तो प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, ठीक है। बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है, आपको बताना बोरेक्स के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा? ब्राइन होगा। क्या होगा? ब्राइन। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में विक्र में आरंभिक निष्पदन लीटर प्रति दिन लगभग होता है। कितना होता है? 180 लीटर, ठीक है। आगे मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। आगे देखिएगा यहाँ से रीजनिंग शुरू हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला? चलो मैथ के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक 6 अंकों की संख्या ABCDE बनाने के लिए अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रत्येक एक बार उपयोग किए जाते हैं। जैसा कि 3 अंकों की संख्या ABC 4 से विभाजित है, BCD 5 से विभाजित है, CDE 3 से विभाजित है और DEF 11 द्वारा विभाजित है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? पहले के लास्ट के तीनों अंकों को 3 से 11 से कैंसिल करा लेंगे। देखो 11 से कटता है, पहले इसको चेक करो। लास्ट के 3 अंक 11 से कट करोगे तो 11 चौक 44 बचा 2, ये नहीं होगा। इसको चेक करो कितना हो जाएगा? 11 5 55 बचा 10, ये भी नहीं होगा। यहाँ चेक करो, ये 11 5 55, 11 1 11, ये होगा। इसको देखो 11 चौक 44 बचा 1, 11 5 55, ये हो जाएगा 11 1 11। अब यहाँ कह रहा है CDE 3 से विभाजित है, CDE 3 से देखो 6 4 10 5 15, ये भी 3 से हो जाएगा। और यहाँ देखो 5 4 9 6 15, ये भी हो जाएगा। अब और पीछे आओ, यानी BCD यानी 5 से विभाजित है, ये तो हो रहा है। 5 से ये भी विभाजित होना चाहिए BCD। ये देखो यहाँ इकाई अंक 4 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। कह रहा है 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए? प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। हम क्या करें? 5/14 में से 7/42 को माइनस कर दें। LCM 42 हुआ, 14 3 42, 5 3 15 और यहाँ 7 कितना हो जाएगा? 8/42 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 4/21 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा C हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। यहाँ कह रहा है कि इसका हम वर्गमूल निकाल लें, उसके बाद 19 माइनस करके 100 कितना आ जाए? 107 आ जाए। यहाँ हम क्या कर दें? x कर दें, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल लो, 39 और 69 का वर्गमूल निकाल लो, डबल 0 बना के कितना हो गया? 36 हो गया। यहाँ से क्या आ गया? 4 आ गया, 6 उतार लो, 9 हो गया, 6 इधर जोड़ दो, कितना हो गया? 12 हो गया। ये कितनी बार जाएगा? लगभग 3 बार जाएगा, ठीक है। 23 3 69, 3 बार गया, तो यानी ये 63 का क्या है? वर्गमूल है। तो यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा? √x हो जाएगा, -19 हो जाएगा, बराबर 107 हो जाएगा, ठीक है।
अभी हम -19 को अगर उस साइड भेज दें, ये 63 है, सॉरी ये 63 है, -19 को उस साइड भेज दें तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 19 में ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, सॉरी 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा हमारा 6/√x हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये किधर, हाँ ये क्या आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हाँ सॉरी ये 63 था ना, क्या हो जाएगा 63/126 बराबर √x। तो यहाँ से इनको अगर हम हल कर दें तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल कराएं तो ये 3 से कैंसिल कराएं, 3 दूना 6, 3 एक्का 3, इधर से 3 चौक 12, 3 दूना 6, 21 एक्का 21, 21 दूना 42, 1 एक्का 1 और 1 दूना 4, यानी कि इधर से जब करनी हटेगा इधर स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4 राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाओ। आगे कह रहा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखो समीकरण को यहाँ में हल करना, देखो भाई क्या आता है इसका आंसर, देखो फटाक से करो, क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, गुणा कर दो, इधर 3 3 का 9 हो जाएगा। कौन सा छोड़ दिया, अच्छा इसको छोड़ दिया क्या हमने, चलो पहले इसी को कर लो फिर उसके करते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये वो 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हमने पूरे को जब हल कर दिया तो कितना हो गया हमारे पास 9 हो गया, ठीक है। इसको भी हल कर दो, -2 दूना 4 हो गया, और इधर प्लस कितना है 20 है, इनको हल कर दो 29, 29 में से 4 गया तो कितना बचा 25 बच गया, ठीक है। 25 यहाँ तक हमारे पास आ गया, और 25 दूना 50 हो गया, 50 मिल गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया 50 हो गया, 50 अच्छा ये माइनस का 50 होगा, और 36 और 12 कितना हो जाएगा 12 36, 12 चौक 48, 48 में से -50 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा -2, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब इसको देख लो, 34 नंबर देख लेते हैं। x की पावर क्या है, 3 की पावर x है, -3 की पावर x -1 है, इक्वल क्या है 18 है, तो x की पावर x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। x की पावर x की वैल्यू फाइंड हम कैसे करेंगे, चलो देखो इसको, देखो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको कैसे करना है हमें। यहाँ देखो 3 की पावर x, ध्यान दीजिए इधर 3 की पावर x माइनस ये क्या हो जाएगा 3 की पावर x, और यहाँ माइनस है तो इसको हम गुणित करके क्या कर देंगे 3 की पावर क्या कर देंगे हम -1 कर देंगे। अब यहाँ से हम 3 की पावर x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये -1 है तो 1 अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 3 1 का 3 1, हाँ 3 1 का 3, और उसमें से 1 गया तो 2/3 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 3 की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मिनट, हाँ क्या बचेगा इंटू 2/3 बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इसको काट दो 9 9 3 27, 3 के घाते x बराबर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इधर 3 के पावर x हो गया, इधर 3 के पावर 3 हो गया, तो x का वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो कह रहा है x की पावर x, यानी x का मान 3 आ गया, तो x की पावर x का मतलब हो गया 3 की पावर 3, 3 3 का 9 3 27, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाओ, ये हमने बता दिया था पहले ही। 36 नंबर पे आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या होगा। अर्क, अर्क का क्या होता है इंद्र होता है, तो अर्क मतलब दूसरा भी क्या होता है, हाँ तो यहाँ कह रहा है अर्क का इंद्र है, तो अर्क मतलब एक ठो क्या होता है, अर्क मतलब एक ठो सूर्य होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। यहाँ श्रम लिखा है, यहाँ भ्रम, ये गलत है, भम्र लिखा है तो ये गलत है, ये भी गलत है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि विधेय विशेषण का उदाहरण है। क्या कह रहा है, वह चतुर लोमड़ी पहाड़ पर है, हमारा पहला नौकर ईमानदार था, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर खड़ा था, यहाँ गुजराती भाषा का प्रयास करें, यानी कि गुजराती भाषा का प्रयास करें। तो इसमें देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, हमारा पहला नौकर ईमानदार था, क्योंकि क्या रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण है, यानी कि इसमें कह रहा है ईमानदार, यहाँ देखो विशेषण लगा दिया है, ठीक है, ईमानदार क्या है एक विशेषण है, और यहाँ कोई इसमें भी कोई विशेषण नहीं है, इसमें भी, ठीक है। हम आगे चलते हैं, पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है, हाँ तो क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि पुनर्, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 40 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है,
तत्सम में क्या हो जाएगा, या तत्सम हरदी का क्या होता है, हरिद्रा होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। देखो इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक बाई एप्रोप्रिएटेड प्रीपोजिशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्लेस इन इन्फेस्टेड। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, पॉइंसोनाउन यानी स्नैक्स। ठीक है, तो इन्फेस्टेड के साथ क्या लगता है, विथ लगता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 42 में क्या कह रहा है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, इसमें यानी कि मेस्ट्रोएड, और क्या है ये मेस्ट्रोएड, यानी कि मेस्ट्रोएस, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। देखो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, स्पेलिंग आप लोग याद रखिए बस। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, एन ऑब्जेक्ट और पर्सन सर्विंग एज ए सैंपल। तो यहाँ क्या कह रहा है, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेक्टर कह रहा है, यहाँ कह रहा है स्पेक्ट्रकल कह रहा है, यहाँ स्पेसीमैन कह रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, डी हो जाएगा, स्पेसीमैन। ठीक, चलिए पैराग्राफ आप लोगों का मैडम कराएंगी। देखिए यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो जाता है, रीड द पैसेज केयरफुली पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए पढ़ने में टाइम ना वेस्ट करें, तो आप लोग रोक के वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए इसको थोड़ा रोक के आप अच्छे से पढ़ लीजिए केयरफुली, क्योंकि केयरफुली पढ़ोगे तभी एग्जाम में इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो रोक के पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी नेवर बिलीव्ड इन। देखिए पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद पता चला देखिए क्या है, गांधी जी नेवर बिलीव्ड इन। देखिए क्या है, कंप्लीटली इक्वालिटी, मतलब वो पूरी तरह से इक्वालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट नहीं करते थे, मतलब वो इक्वालिटी में वो नहीं, हर सब छोटे बड़े सबका वो करते, सम्मान करते थे। आगे देखिए, गांधी जी ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट इज, तो आपको बताना इसमें इसका आंसर क्या होगा। पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो बताइए एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड ऑफ लाइफ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 46 नंबर है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। देखिए 10 दशमलव से है, तो 2 को आपको बताना है कैसे सम्मिलित होगा। देखिए तो युग्मक, बाइनरी। आगे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए कौन सा हैगा विषम से बताना, बैगनी, नीला, गहरा नीला, सफ़ेद। आपको बताना है इसमें से क्या अलग होगा। तो देखिए इसमें से सफ़ेद अलग होगा, क्योंकि क्या है, सफ़ेद को छोड़ के बाकी सभी ये इंद्रधनुषी रंग है, सब रेनबो में पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, किसी भाषा में यदि वाटर को ये लिखा जाता है, ड्रीम को ये लिखा जाता है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। देखिए किस वाटर को क्या लिखा जा रहा है, एक्स, तो देखिए यहाँ पे, और इसको ये लिखा जा रहा है। तो देखिए कैसे बढ़, देखिए पहले देखिए यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, देखिए इसमें 1 प्लस हुआ है, फिर देखिए ए से सी हुआ है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, फिर देखिए टी यहाँ 20 पे आती है, 20 से 23 यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, फिर देखिए आपका 4 प्लस हुआ है, फिर 5 प्लस हुआ है। इसी तरीके से देखिए यहाँ भी हमें करना है। देखिए टी बी है तो यहाँ 21 हो जाएगा। देखिए तो ये वी और ये तो होगा नहीं, फिर इसमें देखते हैं यू के ना, फिर देखिए तीसरे वाले में क्या 3 प्लस, तो 7 से क्या होगा, 7 में 3 10 होगा, तो इसमें जे आता है, तो क्या होता है यू के। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर वे अपने स्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जो बदला है पहले उसका स्थान, देखिए क्या बदला है, बदल के क्या उसका स्थान आया, देखिए तो 16वें स्थान पे आया है ना। सचिन 22 से 16वां हो जाता है, क्योंकि सचिन ही तो बदलता है ना, कितने पे जाता है 16वां हो जाता है, तो 16। और जो नहीं बदला है, देखिए लड़कों के सबसे, तो कौन नहीं बदला, राज दाएं से कितना है 7वां है। जो नहीं बदला है उसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 23, और एक माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22। इसको इसी तरीके से लगाते हैं, जो बदला उसको लिख दीजिए, जिसने नहीं बदला है उसका भी लिख दीजिए, और एक माइनस कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे, एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3 बजकर
52 मिनट तक चलती है। यदि इस समय 4 अवधि यानी पीरियड होते हैं और प्रत्येक पीरियड से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है, तो बताइए कि एक अवधि यानी एक जो पीरियड होता है वो कितने मिनट का होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। 3:52 तक चलती है। देख शुरू कब से हो रही है, 1 बजे से। देखिए 1 बजे से शुरू हो रही है, 3:52 तक चल रही है। कब तक चल रही है, 3:52 तक चल रही है। टोटल हम मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 घंटा हो जा रहा है ना, 2 घंटा और कितना हो रहा है, 2 घंटे में कितना होता है, 120 मिनट होता है। और 52 मिनट को भी जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 172 मिनट आ जाएगा, 172 मिनट। देखिए घंटे को ये हावर में था, हमने इसको मिनट में बदल लिया तो 172 मिनट हो गया। उसके बाद देखिए कह रहा है 4 मिनट का एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में समय लगता है। देखिए घंटी बदलने पर तो पहली घंटी तो ठीक ठाक चली होगी, यानी फिर पहली के बाद तो जाना होगा। पहले तो अपनी अपनी क्लास में सब जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी क्लास में जाएंगे, तो वो 4 मिनट कर लेंगे। यानी तो 4 एक बार लेंगे, फिर 4 एक बार, फिर 4 एक बार, लास्ट बार तो छुट्टी हो जाएगी ना। तो 3 बार तो कितना मिनट जाएगा पूरा क्लास बदलने में, तो कितना जाएगा, 12 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 12 मिनट। 12 मिनट से अगर हम घटा देते हैं तो कितना आएगा, 160 मिनट आ जाएगा। और कितनी क्लासेस चलानी है, कह रही एक पीरियड, यानी जो एक पीरियड है वो कितने मिनट का होगा, 4 क्लासेस चलानी है तो 4 चौके 16, 40 मिनट की एक पीरियड आपका हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 मिनट। देखिए हाल ही में कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित कर रहा है, तो कौन, गुजरात। देखिए निम्न में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसरो के किसको किया गया है, तो ये एस सोमनाथ। इसके पहले कौन थे, के सिवान थे। अब कौन है, एस सोमनाथ है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है, तो किसने, रेलवे ने शुरू किया है। ठीक है, तो मिशन अमानत शुरू किया। क्या मिशन अमानत। आगे ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है, तो मिस्र को किया है। ठीक है, मिस्र को। आगे देखिएगा, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई है, तो सौंपी गई है आपको एमपी को। किसको सौंपेगा, एमपी को। खेलो इंडिया 2023 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके पेट के एग्जाम में यहाँ से करंट में क्वेश्चन आ सकता है, तो एमपी को खोजें। आगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हो विश्व हिंदी 10 जनवरी को। अगर केवल हिंदी दिवस की बात करें, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 12 जनवरी क्या मनाया जाता है, युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिन मनाया जाता है। और देखिए आगे, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से फरवरी 2022 को समुद्र तट में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो बताना है किसका सफल परीक्षण किया है, तो ब्रह्मोस का किया है। ब्रह्मोस किसकी सहायता से बनाया गया है, ये भारत और रूस की सहायता से मिलकर बना, इसलिए ब्रह्मोस इसका नाम रखा गया है। आगे देखिएगा, फरवरी 2022 में रूस व यूक्रेन के दौरान यूक्रेन को भारतीय नागरिकों को छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन गंगा चलाया था, यूक्रेन से सारे भारतीयों को लाने के लिए। महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन है, बताना है महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन है, तो बताइएगा, इसका ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। महिला विश्व कप 2022 का विजेता ऑस्ट्रेलिया। आगे 94 अकादमी पुरस्कारों के अंतर्गत 2022 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, आस्कर बताना है, तो बताना 94 के लिए बताना 2022 में किसको मिला हुआ है, तो कोडा के लिए, याद रखिएगा। कोडा आस्कर में भी मिला है और बाफ्टा में भी कोडा को ही मिला है, याद रखिए। आस्कर और बाफ्टा दोनों में मिला है। हाँ, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो बताइएगा वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। कब, 2 से 8 अक्टूबर के बीच। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान को बताना है। बिंदा खान बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो क्या बजाते हैं, सारंगी। बिंदा खान क्या बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं। विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है, मतलब प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है, क्या बताना है। विंबलडन कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, इंग्लैंड में होती है। विंबलडन कहाँ होती है, इंग्लैंड में। देखिए यहाँ पे डैश डैश भरना है। ने गूंगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने के लिए भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने का योगदान दिया, किसने दिया, विलियम क्रूक ने दिया। किसने, विलियम क्रूक ने।
आगे देखिए, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान यानी मुगल गार्डन का अभिकल्पना किसने किया था? तो यानी जो भवन उद्यान, राष्ट्रपति भवन उद्यान बना है, उसका अभिकल्पना किसने किया था? लुटियंस ने किया था। संसद भी वो लुटियंस ही बनाए थे, ठीक है, लुटियंस। आगे, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? बताइएगा। चैंपियन बहुत फेमस पुरस्कार है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो क्या होगा? UNEP। किसने? UNEP। देखिए ई यहाँ अर्थ है ना, और किसी में अर्थ आपको नजर नहीं आएगा। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? बताना है। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुरनार मंडाल है। तो कौन है? गुरनार मंडाल। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। मणिपुर की आयरन लेडी किसे कहते हैं? तो इरोम शर्मिला है। कौन है? इरोम शर्मिला। आयरन लेडी कौन है? मणिपुर की इरोम शर्मिला। कूटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये तो बेलग्रेड में किया गया था। कहाँ किया गया था? सबसे पहले बेलग्रेड में। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? सबसे पहले बताना है। तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। देखिए गद्यांश क्या कह रहा है आगे। इतिहास बताता है कि भारत अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता रहा है। चक्रवात, बाढ़, भूकंप और सूखा इसमें से प्रमुख आपदाएं हैं। देश के 60% भूभाग विभिन्न तीव्रताओं के भूकंप की संभावना वाले हैं, यानी कि 60% भूभाग पर अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं, जबकि 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बाढ़ की संभावना बनी रहती है तथा 68% क्षेत्र में सूखे की आशंका मंडराती रहती है। इससे न केवल हजारों जीवन की क्षति होती है, बल्कि भारी मात्रा में निजी, सामुदायिक और सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति पहुंचती है। आगे कह रहा है, यद्यपि वैज्ञानिक और भौतिक रूप से देश में भारी प्रगति हुई है, लेकिन आपदाओं के कारण जन धन की क्षति में कमी होती नहीं दिखाई दे रही। भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण को मालूम परिवर्तन किया है। यह नीति अब केवल राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदाओं से निपटने की तैयारियों, उनके शमन और बचाव पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। दृष्टिकोण में यह परिवर्तन इन धाराओं के फलस्वरूप आया है कि विकास प्रक्रिया में जब तक आपदा शमन को उचित स्थान नहीं दिया जाता, विकास की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी नहीं रखी जा सकती। सरकार के नए दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों में अपनाए जाने चाहिए। आपदा प्रबंधन का नीतिगत ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि निर्धन और वंचित लोग ही प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास अभी और भी है पैराग्राफ। क्या कह रहा है? आपदा प्रबंधन एवं बहुआयामी क्षेत्र हैं। इसमें मौसम पूर्वानुमान, चेतावनी, बचाव, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास शामिल है। प्रशासक, वैज्ञानिक, योजनाकार, स्वयंसेवक और समुदाय सभी इस बहुआयामी प्रयास में हाथ बटाएंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन आगे कह रहा है बटाएंगे, यानी कि उनकी भूमिका और गतिविधियां आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद महत्वपूर्ण होती हैं। ये सभी गतिविधियां एक दूसरे के पूरक और सहायक होती हैं और इसलिए इन गतिविधियों में समन्वय नितांत आवश्यक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निर्धन और वंचित लोग ही प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आगे कह रहा है, भारतीय अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता रहा है। भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किया है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन धन की क्षति में कमी आई है, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन धन में कमी आई है। यानी कि देखो क्या कह रहा है, कौन सा यानी कि सत्य नहीं है। ये सब देखो क्या है, ये सब सत्य है, यानी कि ये क्या है, ये असत्य है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है समन्वय का अर्थ है। समन्वय का अर्थ क्या होता है? सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य बैठा के आगे चलना। ठीक है, क्या कह रहा है? आपदा समय के उपाय विकास से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में अपनाए जाने चाहिए? कह रहा है किस क्षेत्र में अपनाए जाने चाहिए। तो क्या कह रहा है यहाँ? विज्ञान के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, यानी कि सभी में अपनाए जाने चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में
आमूल परिवर्तन क्यों किया है, यानी कि आमूल परिवर्तन क्यों किया गया है ये हमसे पूछ रहा है। क्योंकि इसका उद्देश्य केवल राहत पहुंचाना है, नहीं क्योंकि आपदा से जनधन की क्षति में कमी आई है, ये भी नहीं है। आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, ऐसा नहीं है, केवल राज्य सरकार की नहीं है। क्योंकि विकास प्रक्रिया में आपदा शमन को उचित स्थान दिया जाना चाहिए, ये आवश्यक है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। यानी कि अगर शीर्षक की हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है इसमें, प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन, यानी कि बचाव की बात कर रहा है, यानी कि आपदाओं से बचने की बात कर रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा, आपदा प्रबंधन हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट गद्यांश क्या कह रहे हैं। यदि आप जो राष्ट्र के चुनिंदा व्यक्ति हैं जो सर्वोत्कृष्ट शिक्षा से संपन्न है, अपने निजी आराम और स्वार्थपूर्ण प्रयोजनों के कारण अपने स्वयं के लिए तथा अपने राष्ट्र हित के लिए और बड़ी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए एक बेहतर निष्पक्ष शासन लाने के लिए अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने में और अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए एकजुट संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो आपके मित्र हैं आपका झूठा गुणगान कर रहे हैं और हमारे विरोधी सच कह रहे हैं, और तब आपकी बेहतरी के लिए लॉर्ड रिपन की सारी उच्चाकांक्षाएं निष्फल एवं काल्पनिक हैं। तब वर्तमान स्थिति में किसी सीमा तक प्रगति की सभी आशाएं निराधार हैं तथा आज की स्थिति में वास्तव में भारत को न तो किसी बेहतर सरकार की ज़रूरत है और न ही यह उसके काबिल है। आगे हम लोग चलते हैं, क्या कह रहे हैं। केवल तभी जबकि आप ऐसा चाहते हैं, आप अपने अलग अलग आक्रोश को हमें न सुनाएं, इसमें आप उलझे रहेंगे तथा आपके साथ बच्चों जैसा बर्ताव किया जाएगा, क्योंकि आपने अपनी स्थिति यही बताई है। अंग्रेज़ों को कार्य करने का ढंग मालूम है। अब इस तरह की कोई शिकायत न लाएं कि अंग्रेज़ों को सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर तरजीह दी जा रही है, क्योंकि यदि आपके भीतर वह लोक भावना नहीं है सर्वोत्कृष्ट कोटि का, वह सर्वकल्याणकारी समर्पण नहीं है जिसके चलते आप जनता के हितों के लिए अपने निजी हितों की आहुति दे सकें, वह देश प्रेम नहीं है जिससे अंग्रेज़ों को उस स्थिति पर ला दिया है जहां वे आज हैं, तब उन्हें आपसे ज़्यादा तरजीह दिया जाना ठीक ही है, और यह भी ठीक और अनिवार्य ही है कि आगे वे आज आपके शासक हैं और निश्चय ही वे आपके शासक और कर्ता धर्ता तब तक ही बने रहेंगे जब तक कि आप इन वास्तविकताओं को समझने एवं इसके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार नहीं है कि आत्म बलिदान एवं निस्वार्थ सेवा भावना ही स्वतंत्रता एवं खुशहाली प्राप्त करने के लिए अनूठे मार्ग हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनूठे मार्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है। यानी कह रहा है कि किसकी चर्चा इसमें नहीं की गई है, तो वो चीज़ हमें देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आत्म बलिदान नहीं, इसकी बात नहीं। निस्वार्थ सेवा यानी कि देश प्रेम, ठीक है, चर्चा नहीं की गई, देश प्रेम की बात नहीं की। आत्म बलिदान आप दीजिए और निस्वार्थ सेवा भावना कीजिए, फिर देश का विकास होगा, अंग्रेजों से छुटकारा मिलेगा। यानी देश प्रेम की बात नहीं की गई कि देश से प्रेम ही करिए, बस प्रेम करते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 77 नंबर पढ़िए। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में किस संघर्ष की चर्चा की गई है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, उन्नति के लिए संघर्ष, निजी स्वार्थ के लिए संघर्ष, आर्थिक प्रगति के लिए संघर्ष। किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। अपरिहार शब्द का तात्पर्य क्या है, अपरिहार का क्या है, अत्याज्य है, ठीक है, अत्याज्य, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ता धर्ता बनाया गया है। किसको शासक और कर्ता धर्ता बनाया गया है, देखो कह रहा है आम जनता को, अंग्रेजों को, निस्वार्थ सेवा भावना को, सरकारी गुलाजिमों को, यानी कि अंग्रेजों को बताया गया है कि अगर ऐसे ही रहा तो अंग्रेज ही आपके क्या रहेंगे, कर्ता धर्ता रहेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित यानी किसको संबोधित कर प्रस्तुत गद्यांश को लिखा गया, यानी भारतीय जनता को संबोधित करके लिखा गया है कि जनता जागे, केवल मत स्वार्थ पे काम ना करें,
ठीक है। क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है। दो विभिन्न कंपनियों के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दिया गया। ये देखो कंपनी ये गोला वाला ये है और त्रिभुज वाला बी है। ठीक है, कंपनी देखो क्या कह रही है। इधर देखो आईटी है, एचआर है, विपणन है, वित्त है, प्रशासन है। ठीक है, इधर कर्मचारियों की संख्या दिया गया है। कोई हमें वैल्यू पहले से फाइंड है नहीं, कोई वैल्यू नहीं फाइंड है। ठीक, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए यानी कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने % है। यानी बी के विपणन विभाग में, बी के विपणन विभाग में, बी का विपणन विभाग देखो, यानी कि बी का विपणन विभाग कौन सा है, यानी कि ये वाला है। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। कितने काम कर रहे हैं, 7 लोग काम कर रहे हैं। टोटल कितना काम कर रहे हैं यहाँ, 7.5 यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, 7.5 यहाँ, 7 5 12, 12.5 हो गए। 12.5 और 7 कितना हो गए, यानी कि 12 और 7, हाँ 12 7 19 हो गए, 19.5 हो गए। 19.5 में 3.5 जोड़ दोगे तो कितने हो गए, 23 हो गए। 23 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गए, 25 हो गए। ठीक है, गुणित क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आंसर देखो कितना आया, 28। राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है। दोनों कंपनियों के प्रशासन विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का दोनों कंपनियों के वित्त विभाग में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों से क्रमशः क्या है। यानी क्या कह रहा है कि प्रशासन विभाग का वित्त विभाग से देखना है, दोनों कंपनियों का प्रशासन विभाग का वित्त विभाग से देखना है। प्रशासन विभाग का वित्त विभाग से देखना है। प्रशासन विभाग यहाँ है। ठीक है, और वित्त विभाग कहाँ है, यहाँ है। दोनों कंपनियों का मिला के हमें देखना है। ठीक है, दोनों का देख लो, यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 4 है। 4 2 6 हो गया। यहाँ देख लो कितना है, यानी 3.5 है, 4.5 है, नहीं इधर 4.5 है, इधर 3.5 है, तो कितना हो गया, 5 5 3 8 हो गया। 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। 4 3 देख लो, 3 4 रेशियो हमसे पूछा था। 3 4 का रेशियो देख लो कहाँ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है। कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने % है। ए का एचआर विभाग और बी का वित्त विभाग, ए का एचआर विभाग, बी का वित्त विभाग। ए का एचआर विभाग और बी का वित्त विभाग देख लो। ए का एचआर विभाग, यानी कि ए का एचआर विभाग देख लो। ए का एचआर विभाग किधर है, इधर है। और बी का वित्त विभाग देख लो। बी का वित्त विभाग यहाँ है। ठीक है, कितना % है उसका। ठीक है, ये कितना है, 3.5 है। ठीक है, कितना है, 3.5 का। ये कितना है, 8 है। कई % है, इसको देख लो कितना हो गया। ये यहाँ से दशमलव हटाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, यानी कि 0 लग जाएगा। तो कितना है, 5 7 35 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 5 1 5 5 6 30 16 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, यानी 1600 हो जाएगा। बटे कितना, 7 हो जाएगा। 7 दूना 14 हो जाएगा। बचा कितना, 2 हो गया। 7 दूना 14 हो गया। 6 बचा, हो गया कितना, 60 हो गया। 7 8 56 हो गया, यानी कि 228 के आसपास आ रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं 228 क्या हो रहा है, 228 यानी कि 229 आएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे कह रहा है यदि कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो कंपनी बी के आईटी विभाग और कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच कितना अंतर होगा। ठीक है, यानी कि बी के आईटी विभाग में कितने 20% की वृद्धि हो जाए तो बी का आईटी विभाग और ए का प्रशासन विभाग में क्या अंतर होगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं क्या अंतर होगा। यानी कि बी के आईटी विभाग में 20% की वृद्धि हमें करनी है। आईटी विभाग में हमें 20% की वृद्धि करनी है बी के। ठीक है, हाँ, यानी कि बी के हमें आईटी विभाग में 20% की वृद्धि करनी, इसमें हमें 20% की वृद्धि करनी है। यानी कि 5.5 में हमें 20% की वृद्धि करनी है। ठीक है, 20% की वृद्धि कर दोगे तो 120% इसका निकाल लोगे तो 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120 और इधर कितना हो गया 1.1, 11 छक्का 66, 6.6 हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है तो इसका आईटी विभाग हो गया, उसका क्या प्रशासन विभाग कहा था। हाँ तो ए का क्या कहा था, आईटी। तो बी के आईटी विभाग और ए के प्रशासन विभाग की बात कहा था, ए के प्रशासन विभाग की बात कहा था। ठीक है, तो ए के प्रशासन विभाग के कर्मचारियों के बीच की संख्या का अंतर। ठीक है, ए के प्रशासन विभाग, हाँ, तो ए के प्रशासन विभाग में कितने हैं यहाँ
4 है, ठीक है, कितना है 4 है, तो उसका कितना आ रहा था यहाँ 6.6, घटा दोगे कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा। ये संख्या हमें दिया किस में है, हाँ अच्छा, कर्मचारियों की संख्या यहाँ दिया है, यहाँ कुछ वैल्यू नहीं दिया, 2.2 आ रहा है, उससे ही हमें अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है, 2.2 आ रहा है, तो देख लो 2.2, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ देखो, गलती हो गई थी, हमने ए का उठा लिया था, यहाँ बी का देखो कितना है 7.5 है, 7.5 का हमें 20% यानी कि बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगी ये 0 से 0 कट गया, और फिर कितना हो गया 6 हो गया, इधर 5 हो गया, और फिर 5 से काट दो इसको, 5 1 5 और 5 5 25 यानी कि 1.5, 15 छक्का 90 यानी कितना हो गया 9 हो गया। और प्रशासन विभाग यानी कि ए के प्रशासन विभाग की बात कहा था ना, कितना है 4 है ना, तो 4 यानी कि 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा, ठीक है, 500 आना चाहिए, ठीक है, यानी कि 500 हमारा आ गया, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, अगला चार्ट चलो देखो क्या कह रहा है, 5 अलग अलग संगठनों में कार्यरत महिलाओं और पुरुषों की संख्या दिया गया, रंगीन वाली महिलाएं हैं, पुरुष वाले क्या हैं सादेशुदे हैं, पुरुष सादाशुदा रहते हैं भाई। चलो देखो आगे क्या कह रहा है, संगठन डी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या उसी संगठन में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना % है, यानी कि डी में पुरुष कितने काम करते हैं, डी में पुरुष कितने काम करते हैं भाई, देखो डी में पुरुष कितना काम करते हैं, यानी कि अरे तो गड़बड़ कह दिया है, यहाँ देखो पुरुष कितना काम करते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा 3250 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 3250 आ जाएगा ना, यानी 32,500 आ जाएगी ये, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ठीक है, और हाँ अगर हम टोटल देखें तो कितना हो जाएगा, ये 27.5 है ये महिलाएं, और ये 32.5 है, जोड़ देंगे 6,000 हो जाएगा, ठीक है, गुणित क्या हो 100% ही पूछा था ना, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 6 पंजे 30 हो गया, बचा 2, 6 चौक 24 हो गया, 54 कुछ आएगा, देख लो 54.17, राइट आंसर ए। आगे कह रहा है संगठन ए में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से क्रमशः अनुपात है, संगठन ए में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात है 15 और कितना है 17.5 है भाई, ठीक है, इधर 1500 हो गया, इधर कितना हो गया 1750 हो गया, इधर कैंसिल कराओ, 5 3 15, इधर 30 हो गया, 5 3 15 और 5 5 25 हो गया, और फिर 5 6 30, 5 7 35, 6 7, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है 6 7, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाओ, कह रहा है संगठन ई में महिलाओं की संख्या उसी संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना % है, ई में महिलाओं की संख्या देख लो कितना है भाई 27.5 है, सभी का कितना % है, ठीक है, सभी का कितना % है देख लो इसको, ई में महिलाओं की संख्या अगर देखा जाए तो कितना है, ई में महिलाओं की संख्या 2750 है ना, सभी का अगर देख लिया जाए तो 2500, ये 2700 यानी कि 5250 का कई % है, 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करो 25 से काट दो, जल्दी कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 1 25 हो जाएगा, और इधर काट दो 25 1 25, बचा 2, ठीक है, 25 1 25 हो गया, और इधर कितना हो गया 110 हो गया, बटे क्या हो गया 121 हो गया, इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 21 पंजे 105 हो जाएगा, ठीक है, फिर कितना बचा 5, फिर 21 दूना 42, 5.2 आ जाएगा, ठीक है, नहीं 5.2 तो नहीं आ जाना चाहिए, ठीक है, तो ये 52 नहीं, ये दशमलव यहाँ नहीं लगेगा, तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, ठीक है, 52 देखो तो क्या हो जाएगी ये 52 हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, सभी संगठनों में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, सभी संगठनों में मिला लो महिलाओं की कुल संख्या, देख लो सभी संगठनों को मिला के जोड़ लीजिए, सभी संगठनों में कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, और 15 2750, यानी कि देखो जोड़ो फटाक से सबको तुरंत, हाँ कितना है 1500 है, 1500 है, और उसके बाद क्या है 1500 के बाद यानी कि 2250 है, 2250 है, उसके बाद कितना है 2500 है, उसके बाद कितना है 2750 है, 2750 है, उसके बाद कितना है ये फिर 2750 है ना, फिर 2750,
0 हो गया, 5 5 10, 5 15 कहीं 5 हो गया, हासिल हो गया 1, और 7 7 14, 14 5 19 और 2 21, 21 और 5 26, 1 27 कहीं 7 हो गया, हासिल 1 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 चौक 8 1 9 2 11 हो गया, 11,750, 11,750। देखो भाई 11, तो देखो क्या आ गया, 11,750। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगठन सी और बी को मिलाकर काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। यानी संगठन बी और सी में टोटल को देख लो कितने कितने हैं। बी, हाँ, बी और सी में दोनों को देख लो कितने हैं। बी और सी की बात कहा था ना, दोनों को देख लो, यहाँ तो बराबर है, 5,000 है दोनों में, 5,000 है, और यहाँ से जोड़ लो कितना, 5 2 7,000 हो गए, और 7 2 9,000 हो गए, 9,250 हो जाएंगे, 9,250 देख लो, ठीक है, 9,250, 9,250 राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़, चलो देखो अगला पाई चार्ट क्या कह रहा है, 91 से 95 तक की तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों को उत्तर कीजिए। 5 विद्यार्थी ए बी सी डी और ई द्वारा सप्ताह के प्रत्येक दिन होने वाली परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक 100 में से हैं। जो भी अंक यहाँ प्राप्त किए गए हैं वो 100 में से हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि बी द्वारा सोमवार बुधवार गुरुवार को प्राप्त किए गए अंक और ई द्वारा मंगलवार बुधवार और शुक्रवार को प्राप्त किए गए अंकों के मध्य अंतर है। यानी कि अब यहाँ से देखो पहले, यानी कि बी द्वारा सोमवार और बुधवार और क्या कह रहा है, गुरुवार, किसके द्वारा, बी द्वारा कह रहा है, ठीक है। बी को जोड़ो, बी को किसको किसको कह रहा है, देखो सोमवार की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, बुधवार की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, गुरुवार की बात कर रहा है। जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, 2 2 4 5 4 9 हो गया, और इधर कितना हो गया, 8 6 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21, और हासिल कितना हुआ था, नहीं 21 ही होगा, ठीक है, हासिल नहीं हुआ था, कितना हो गया, 219 हो गया। और कह रहा है ई द्वारा मंगलवार बुधवार और शुक्रवार को प्राप्त किए गए अंकों, यानी कि ई द्वारा, ई यहाँ है, कब कब इनका कहा है, मंगलवार को कहा है, ठीक है, मंगलवार पे आ जाओ, बुधवार को कहा है, बुधवार पे आ जाओ, और शुक्रवार को कहा है, शुक्रवार पे आ जाओ। 9 2 11 और 4 कितना हो गया, 15 कहीं 5 हासिल 1, और फिर 7 5 12, 12 और 7 कितना हो गया, 19, और हासिल 1 20 हो गया। अंतर कितने का हो जाएगा, हाँ 14 का अंतर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब इस पैराग्राफ को आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये पैराग्राफ छिप जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक डी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या कह रहा है, बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक, तो बी द्वारा मंगलवार को कितने अंक प्राप्त किए गए हैं, 68 अंक प्राप्त किए गए हैं। कितना प्राप्त किया, 68 अंक प्राप्त किया गया है। और डी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक, डी द्वारा मंगलवार को कितने अंक प्राप्त किए गए हैं, डी द्वारा मंगलवार को 51 अंक प्राप्त किए हैं, 51। कह रहा है डी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है ये, 51 से कितना अधिक है, 9 इधर 8 9 16 17 अधिक है, ठीक है, गुणे 100 17 3 के क्या यानी 33 दशमलव, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 93 कह रहा है ई तथा सी द्वारा सभी दिनों में प्राप्त किए गए औसत अंकों के मध्य कितना अंतर है। यानी कि क्या कह रहा है, ई और सी द्वारा सभी दिनों में, यानी ई और सी के सभी दिन जोड़ लो, हाँ ई और सी के सभी दिन हमें जोड़ने हैं, ठीक है, हाँ ई और सी का सभी दिन जोड़ लीजिए आप लोग, कितना आ रहा है, देखो जोड़ो इसको तो थोड़ा, तो चलो हम लोग जोड़ते हैं। ई और सी की बात कहा था, ई को जोड़ो कितना हो जाए, 8 4 12, 12 और 9 21, 21 2 23, 23 4 27 कहीं 7 हासिल हो गया 2, 8 7 15 5 20 6 26 और 7 कितना हो जाएगा, 26 7 33, 33 और 2 35 हो गया, ये इतना हो गया। ई और डी की बात कहा था, डी को भी जोड़ लो, कितना हो गया, 9 1 10 4 14 1 15 कहीं 5 हासिल हो गया 1, 5 5 10 6 16, 16 और 7 कितना हो गया, 23 हो गया, 23 और 8 कितना हो गया, 31, 31 हासिल 1 32 के बीच क्या पूछा था, औसत के मध्य अंतर क्या था, ये देखो क्या कहा है, सी कहा है ना, औसत अंकों के मध्य कितना अंतर है, हाँ यानी कि ई और सी का है, क्या जुड़वा दिए भाई, ई और सी का है, हाँ ठीक है। इधर देखो
6 5 11, 11 2 13, 13 और 7 20 कहीं 0, हासिल क्या हुआ 2 हो गया, 7 3 10, 7 17, 17 और 7 कितना हो गया 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 32, 32 और 2 34, कितना हो गया 340 हो गया। औसत अगर देखोगे तो 340 में किससे डिवाइड करना है 5 से, 5 से भाग दे दो, क्या हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। हाँ हाँ, तो यहाँ देखो दोनों में 5 से ही डिवाइड करना है तो हम घटा के ही भाग दे देते हैं, इधर 40 है इधर 57 है, कि कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना, 17 हो जाएगा, 5 से भाग दे दो, 5 तिहाई 15 और फिर क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा, 5 चौक 20, 3 दशमलव, हाँ देखो यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 330 और इधर कितना होता है 57, यानी कितना आ जाएगा 27, 27 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 5 पचे 25 और 5 चौक 20, यानी 5.4 आ जाएगा। चलो हम लोग आंसर देखते हैं 5.4, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सी द्वारा मंगलवार और बुधवार को प्राप्त किए गए अंकों का समान दिनों में डी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना अनुपात है, यानी कि सी का मंगलवार और बुधवार, सी का मंगलवार और बुधवार देख लो और उसी दिन डी का भी देख लो। सी का मंगलवार और बुधवार को देखो, सी का मंगलवार और बुधवार को, एक मिनट, हाँ हाँ, सी का देखो, सी का क्या कह रहा है मंगलवार और बुधवार 7 दूना 14, 145, 145 और उसी दिन में क्या किसका कहा था डी का कहा था ना, इसका जोड़ लो कितना 6 5 11 हो जाएगा, 110 115 हो जाएगा ना, 115 अनुपात पूछा था, अनुपात तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और क्या हो जाएगा 5 9 45, यानी कि 29 23 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 29 और 23, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों, ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ई का कितना परसेंट अधिक है ए से, ई का कितना परसेंट अधिक है ए से। ठीक है, ई का देख लो कितना परसेंट अधिक है ए से, ई को हमने कितना जोड़ा था, ई को जोड़ लो फिर से। ठीक है, हाँ, ई का ए से कितना परसेंट अधिक है, क्या हुआ, हाँ तो देखो इसको हमने जोड़ा तो कितना आ गया 314 आ गया, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 357। ठीक है, तो कह रहा है कि ई का ए से कितना ज़्यादा है, यहाँ कितना ज़्यादा है अगर हम देखें तो घटाओगे कितना आ जाएगा 357 में से 314 घटाओगे तो इधर 3 4 यानी कि 43 ज़्यादा आएगा, 43 ज़्यादा आ रहा है, किससे हमें देखना है 314 से, हाँ नहीं कह रहा है ई ए का कितना ज़्यादा है, 314 गुणित क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हाँ, इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.69 आ रहा है। चलो आंसर देखो 13.69, तो क्या हो जाएगा 13.69, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो, अध्ययन करना है इसका, मकान पर 20%, वस्तु पर 12, शिक्षा पे 18, इस तरह से है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है इस पर। ठीक है, यदि भोजन पर खर्च 9,000 है तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा, भोजन पर 9 कितना है, हाँ भोजन पर 9,000 है, यानी कि 10% का मान कितना हो जा रहा है 3,000 हो जा रहा है। तो क्या पता है शिक्षा पे पूछ रहा है, शिक्षा किधर है भाई, शिक्षा पे 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18 तिरिक 54 हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, ईंधन पर खर्च के क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना होगा, ईंधन पर कितना खर्च हो रहा है भाई, ईंधन पर 15% का केंद्रीय कोण बना दो, 15%। इसको हम क्या करते हैं अंश में बदलने के लिए 360/100 कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, और इधर 36 गुणे थे, ये 15 कर दोगे, 15 छक्का 90, कहीं 0 हासिल हुआ ना, और 15 3 45 होने कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, एक स्थान पे दशमलव यानी कि 54 आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है यदि ईंधन पर खर्चा 3,000 है तो मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर कुल खर्च है। ठीक है, कह रहा है यदि ईंधन पर खर्च 3,000 है तो मकान किराया और शिक्षा पर खर्च को छोड़कर कुल खर्च है। ठीक है, यानी कि कितना कह रहा है ईंधन पे कितना है 3,000 है तो मकान किराया और शिक्षा खर्च छोड़ना है। ठीक है,
मकान किराया देखो क्या है हाँ मकान किराया इसको छोड़ना है और शिक्षा पर छोड़ना है, ठीक है। और किस पे बताया है ये हमसे? ईंधन पर बताया था। हाँ 15% बराबर कितना? 3000 कह रहा था ना। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? 1% बराबर कितना? 15 दूना 30 यानी कि 200 हो जाएगा। तब कह रहा है उसको छोड़ कर बताना है। हाँ तो कितना हो जाएगी ये? इनको छोड़ दो तो 12। हाँ 28 छोड़ दो तो 68 हो जाएगा ना। तो 1% बराबर इतना, तो 68% बराबर 68 शून्य 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 68 दूना कितना हो जाएगा? 2 और 16 कहीं 6 हासिल 1 और 6 दूना 12 1 13 कितना हो जाएगा? 13,600। कहाँ गलती हो गई भाई? ईंधन पर 3000 खर्चा है। हाँ ईंधन पर 3000 है। हाँ ठीक है। अच्छा 15% ये दोबारा जोड़ लिया गया था क्या? देखो यहाँ गलती हुई है, यहाँ 62 बचेगा तो 0 0 और 2 दूना 4 2 6 12 यानी 12,400। ठीक 12,400 राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 99 देखो, यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता वस्त्र शिक्षा और ईंधन के खर्च की कुल प्रतिशतता x% है तो x किसके बराबर है? ठीक है, कह रहा है यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता यानी भोजन पर जो खर्च हुआ है उसका प्रतिशत कह रहा है शिक्षा यानी वस्त्र शिक्षा और ईंधन, वस्त्र शिक्षा और ईंधन। हाँ कह रहा है वस्त्र शिक्षा और ईंधन का x% है। ये कितना है देखो, यानी ये 18 12 30 30 और 15 कितना हो गया? 45। किसका कहा था? अरे किसके लिए कहा था पता नहीं, क्या देख रहे हो आप लोग? देखो यहाँ क्या क्या है? भोजन पर, भोजन की बात का है ना। भोजन पर कितना है? 30 है। कितना हो गया? 30 गुणित क्या हो गया? 100 हो गया। यहाँ से हल कर लो 5 से यानी 15 दूना 30 15 तियाँ 45 3 से काट दो 33 दूना 66 कुछ आएगा। हाँ 66 से 1/3 आएगा या 66 से 2/3 आएगा? 1/3 आएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन मकान किराया वस्त्र और ईंधन पर खर्च की कुल प्रतिशतता भोजन पर खर्च की कुल प्रतिशतता से कितनी अधिक है? मकान किराया और वस्त्र ईंधन। ठीक है, मकान किराया और वस्त्र ईंधन भोजन से देखना है। हाँ मकान किराया और वस्त्र ईंधन। हाँ मकान किराया वस्त्र और ईंधन का किससे देखना है? भोजन से देखना है। ठीक है, कितना अधिक है? यहाँ क्या हो गया? 20 12 32 32 और 15 कितना हो जाएगा? 47 हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है? इधर 47 हो गया और भोजन का 30 है ना। भोजन का कितना है? 30 है। ठीक है, भोजन का कितना है? 30 है। ठीक है, यहीं देख लो, यहीं हल कर लेते हैं। ठीक है, 47 आ गया। अब भोजन का क्या है? कह रहा है मकान किराया वस्त्र और ईंधन की खर्च की कुल प्रतिशतता भोजन पर खर्च की प्रतिशतता से कितनी अधिक है? प्रतिशतता पूछा है। हाँ 47 ही है और उस पर कितना है? 15 है, तो प्रतिशत ही तो दिया है। कितना अधिक है घटा दो, यही 47 में से 15 घटा दो। इधर कितना आ गया? 2 आ गया। इधर कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। यहाँ देखो मिस्टेक हुआ है ये। ठीक है, फिर से देखो इसको। उसका टोटल कितना आया था? यानी मकान वस्त्र और ईंधन पे कितना आया था? 47 आया था। और भोजन पे कितना है? 30 है, तो घटा दो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, आज का ये प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। फिर अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट हल कर लेंगे, देखेंगे आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो टॉपिक आप लोग क्लियर कर लीजिए, यानी कि उस टॉपिक पे अभी आपकी पकड़ नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में समय काफ़ी कम बचा है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट डेली करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने जो पढ़ा था प्रैक्टिस सेट जितना आप करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट होगा आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही।